गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम, उसका नाम आपने सुना ही होगा, इस चैप्टर का नाम है कैपेसिटर्स। ठीक है, कैपेसिटर बेसिकली होता क्या है? तो देखिए, कैपेसिटर जो वर्ड है ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि किस चीज से रिलेटेड है। ये रिलेटेड है कैपेसिटी से। ठीक है, अब यहाँ कैपेसिटी किसी चीज की हो सकती है। कुछ लोग होते हैं काफी सुलझे हुए होते हैं, तो कहा जाता है कि मतलब इनके बर्दाश्त करने की कैपेसिटी ज्यादा है। होता है ना, कई बार क्या होता है, घर में बहुत ज्यादा सामान है, आपने कहा इसको स्टोर रूम में रख दो, तो आप यही कहते हो कि यार इस स्टोर रूम की जो कैपेसिटी है वो पूरी नहीं है, हमें और ज्यादा कैपेसिटी का स्टोर रूम चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सेम वही काम इसका भी है। कैपेसिटी मतलब स्टोर, रोकने की जो पावर होती है, हम उसी की बात कर रहे हैं। अब यहां पे चूंकि कैपेसिटर है, चैप्टर किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो ऑब्वियसली हम किसकी स्टोरिंग की बात करेंगे? चार्ज के स्टोर करने की। तो चार्ज करने की जो स्टोर की बात हो रही है, उसी की बात, वहीं से आई कैपेसिटी। और जो भी डिवाइस इसको स्टोर करेगा उसको हम बोलेंगे कैपेसिटर। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझिए कि डिवाइस तो बाद की चीज है। ह्यूमन बॉडी से लेके ऐसी कोई भी चीज यूनिवर्स में नहीं है जिसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर, 99%, 100% दुनिया में कुछ भी नहीं होता जिसके अंदर चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी न हो। हाँ, ये बात अलग है कि वो 1 माइक्रो फैराड भी हो सकता है, या फिर जो भी कैपेसिटी जो भी उसकी है, या चार्ज स्टोर करने की जो भी कैपेबिलिटी है, कुछ ना कुछ उसके अंदर होगा जरूर। आप खुद को ही देख लो, ज्यादातर अब तो खैर देखिए, अगर गर्मी की हम बात करें तो समर में आप देख सकते हो प्लास्टिक की चेयर पे आप स्पोर्ट्स शूज पहन के और थोड़ी देर तक आराम से रिलैक्स होकर बैठो, फिर उठो और गलती से किसी आयरन लाइक या कोई आपका फ्रेंड आ गया, हाथ मिलाओ, हल्का सा शॉक लगता है, बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। ना इसे अच्छी कहेंगे ना खराब कहेंगे, कुछ लोगों को अच्छी लगती होगी, कुछ लोगों को खराब लगती होगी। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। भाई ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप इस पर बैठते हो ना जैसे, तो बार बार आपके क्लॉथ और प्लास्टिक के बीच में क्या होता है? रबिंग, फ्रिक्शन। इसकी वजह से कुछ चार्ज क्या होते हैं प्लास्टिक पर या आपकी बॉडी पर आ जाते हैं। अब आपकी बॉडी में और जो सामने आपका दोस्त आ गया, आप प्लास्टिक पर बैठे और ये आपको, और ये आपका दोस्त है, आप दोनों लोग आए और मिले एक दूसरे से, हाथ आपने मिलाया। अब हुआ क्या? आपकी बॉडी तो चार्ज है, मान लो हायर पोटेंशियल पे, ठीक है, और या लोअर पोटेंशियल, मैटर है नहीं है। जो आपका दोस्त आ रहा है वो क्या है? न्यूट्रल है। डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कपड़े कौन से हैं, जो प्लास्टिक की चेयर है या मेटल की चेयर है, किस चेयर पे आप बैठे हो, ये हम लोग अलग से डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, कूलम्ब्स लॉ से पहले चार्ज की कंडीशन पे, उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए, कि दो बॉडी को रबिंग करेंगे तो किस पर प्लस जाएगा, किस पर माइनस जाएगा, वो उन दोनों के केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हम उस पर जा ही नहीं रहे, इसीलिए हम यहाँ पे आपको न तो जो बैठे उनके प्लस या माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। हम बस ये मान के चल रहे हैं कि ये जो है इनका पोटेंशियल 0 है और इनका पोटेंशियल मान लीजिए V है। और अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो बॉडीज हैं A और B, इनको अगर आपने ज्वाइन किया, ठीक है, और फॉर एग्जांपल इस पर प्लस चार्ज है हायर पोटेंशियल और इस पर माइनस चार्ज लोअर पोटेंशियल, तो करंट का फ्लो कैसे होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता ही है। देखो, करंट का नेचर वही होता है जो प्रेशर में गैस का नेचर होता है। गैस का नेचर कैसे होता है? गैस का फ्लो होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क की बात की जा रही है बेटा यहाँ पे।
बाकी आप एक्सटर्नल वर्क करके तो कुछ भी कर सकते हो, ये भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में है, बट हम वहां नहीं अभी जा रहे हैं। हम विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क ऐसे हमने कर दिया, रख दिया, और फिर कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमने क्या किया कि दो बॉडी रख दिया, ए और बी, ए का टेम्परेचर हाई है, बी का लो है, तो हीट का फ्लो क्या कैसे होगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। वाटर लेवल अगर रखा जाए तो वाटर लेवल का फ्लो कैसे होता है, हाई लेवल टू लो लेवल। तो जो काम वाटर में वाटर लेवल का होता है मींस हाई लेवल टू लो लेवल, ठीक है। जो काम गैस में गैस के प्रेशर का होता है, गैस कैसे फ्लो होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जो काम हीट में टेम्परेचर का रोल होता है, हीट के फ्लो में हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, सेम यही काम किसका होता है, पोटेंशियल का चार्ज के फ्लो में। चार्ज का फ्लो कैसे होता है, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब जो ही हम उस पर आ रहे हैं, अपने दोस्त से हाथ मिला है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके अंदर कुछ चार्ज आ गया हाई पोटेंशियल, आपका जो फ्रेंड आया कितने पर आया, 0 पोटेंशियल, तो चार्ज का फ्लो होगा, तो हल्का सा शॉक लगता है। मान लीजिए आप नेगेटिव पर हो, तो अब आपका फ्रेंड किस पर हो गया, हायर पोटेंशियल पे, ठीक है। अब चार्ज कैसे फ्लो होगा उसकी तरफ से, बट होगा जरूर, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे कि प्लस या माइनस के केस में आपकी बॉडी ने, हम 1 पिको कूलम की बात कर रहे हैं, या 1 फर्मी तक पहुंच जाए, हम कोई दिक्कत नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जितनी देर तक आप रहे, आपकी बॉडी ने कुछ चार्ज स्टोर कर लिया, जो आपके फ्रेंड से हाथ मिलाने के साथ खत्म हो गया, डिस्चार्जिंग हो गई। मतलब आपकी बॉडी के अंदर भी चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो वही बात हो रही है कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कैपेसिटर चैप्टर में प्लस और माइनस चार्ज होना चाहिए। तो ज्यादातर आपको ये कंफ्यूजन होता है कि यार वो प्लस और माइनस का होना जरूरी है। हम आगे ये भी पढ़ेंगे ऐसा कुछ नहीं है। कई बार पूछा भी जा चुका है कि क्या ये कंपलसरी है कि इक्वल और अपोजिट चार्ज होने चाहिए या अपोजिट चार्ज होने चाहिए किसी बॉडी के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है। चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी यूनिवर्स के 99% तक बॉडी में होती है। हाँ, कितनी होती है ये मैटर करता है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, बट होती है। चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी इनके अंदर होती है, ठीक है। अब हम उसी की बात करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई बॉडी है, इसको हमने क्या दे दिया, चार्ज Q, ठीक है। अभी आपको ही पता है, अगर हम चार्ज किसी बॉडी को देते जाएं तो क्या होगा, पोटेंशियल उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं। तो थोड़ा सा आप यहां पे देखो कि कंडीशन क्या बनती है। जितना ज्यादा हम चार्ज देंगे पोटेंशियल क्या होगा, उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। तो Q क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V। अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल साइन को जब भी हटाते हैं एक क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम है C। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V। जहां पर ये मान लेते हैं कि C जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट, और C को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। C को कहते हैं कैपेसिटेंस। क्लियर है कि अगर हम यहां पे देखें तो C इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन V। तो यूनिट ऑफ C क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट, ये हम बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग कहते हैं फैरेड। ये SI यूनिट है जिसको कि हम F से डिनोट करते हैं, ठीक है। कूलम पर वोल्ट को F से डिनोट करते हैं, ठीक है। फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है, ये हम अभी देखने जा रहे हैं, काफी बड़ी यूनिट होती है। इसीलिए ज्यादातर हम लोग माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड या पिको फैरेड भी हम यूज करते हैं। वैसे आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं उसमें माइक्रो फैरेड होता है या पिको फैरेड होता है, ठीक है। नैनो फैरेड का केस कम आएगा,
बट जानना तो जरूरी है। कई बार पिको फैरड को भी हम क्या लिख देते हैं, माइक्रो फैरड। ये मत सोचना माइक्रो फैरड है तो जो टाइप कर रहा है कॉपी पेस्ट 2 बार हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है पिको फैरड में क्या होता है 10 टू द पावर -12 फैरड। 1 माइक्रो लगा है 10 टू द पावर -6, सेकंड माइक्रो लगा है 10 टू द पावर -6, एक ही बात है, ठीक है। हाँ केवल माइक्रो है सो फिर हम क्या करेंगे 10 टू द पावर -6 फैरड हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें डायमेंशन की तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो यूनिट अपने पास क्या है बेटा, यूनिट है कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट क्या होता है, वोल्ट को हम लोग लिखते हैं क्या, जूल पर कूलम, यानी कूलम स्क्वायर पर जूल। कूलम का आपको पता है डायमेंशन क्या होता है 80, और जूल की डायमेंशन क्या होती है ml2 t-2। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, अच्छा इसका स्क्वायर भी होगा तो m-1 l-2, ये ऊपर जाएगा t टू द पावर 4 a2, m-1 l-2 t4 a2, ये इसकी डायमेंशन हो गई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर है तो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होगी, ठीक है, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको देखिए स्फेरिकल कंडक्टर की, और यहीं से हम आपको बताएंगे कि किस बेस पर हम बोल रहे थे कि यार फैरड बहुत बड़ी यूनिट होती है, फैरड हम नहीं लेते हैं, माइक्रो फैरड लेते हैं या पिको फैरड लेते हैं, ये हम आपको यहां पे बताने जा रहे हैं। तो देखिए आप हम यहां पे बात कर रहे हैं कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ बहुत दिक्कत देने लगता है, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी की हम यहां पे बात करने जा रहे हैं। तो बार बार रिपीट करने का मतलब नहीं है, आपको पता ही है स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी मतलब अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, किस किस चीज पर उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी डिपेंड करेगी। आता ही समझ, चार्ज स्टोर कर रहा है तो किस किस चीज पर उसकी कैपेसिटी डिपेंड करेगी। जैसे अभी अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो क्या था, C = Q/V। अब ये देखने के बाद पता है क्या होगा, किसे पूछा जाए कि बताइए कैपेसिटी किस पर डिपेंड करेगी, तो काफी सिंपल वे में, मतलब जो प्योर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होगा, प्योर मैथमेटिक्स नॉट फिजिक्स, ठीक है, केवल मैथ्स के बारे में सोच रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं सोच रहा है, उसकी वजह है जैसे आपसे कहा जाए कि एक काम करो यार 10 रुपीज की एक बॉल है और आपको हमने दे दिया 35 रुपीज की, लो बेटा 35 रुपीज लो और बॉल लेकर आ जाओ। फिर हमने कहा यार इधर आना, कितनी बॉल मिलेगी, तो पता है क्या कहेगा 35 / 10 3.5 बॉल, 3 बॉल पूरी लेकर आएंगे और एक बॉल आधा कहेंगे यार नाइफ लो काट के हमें दे दो, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स कहती है कि 35 रुपीज में आप 3 बॉल लेकर आओगे और 5 रुपीज वापस लेकर आओगे,
ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पे मैथमेटिक्स ये कहती है कि C क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और C क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर हम चार्ज इंक्रीज करते हैं तो C की वैल्यू इंक्रीज होगी, और अगर हम पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो C की वैल्यू डिक्रीज होगी। लेकिन फिजिक्स कहती है ऐसा नहीं है, अगर हम चार्ज इंक्रीज करते हैं तो उसी के साथ साथ पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, C में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। यानी जो कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज और पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट होता है। चार्ज डबल हुआ, पोटेंशियल डबल हो गया, चार्ज 3 टाइम्स हुआ, पोटेंशियल 3 टाइम्स हो गया, चार्ज 10 टाइम्स हुआ, पोटेंशियल 10 टाइम्स हो गया। लेकिन C में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो कैपेसिटेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। हमने एज्यूम किया कि ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस क्या है, स्मॉल a। हमने क्या किया कि इस पर चार्ज दे दिया +Q, ठीक है। अब इस पर जो ही चार्ज दिया वहां पे तुरंत हमने क्या देखा कि यहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां पे बाहर निकल रहे हैं। क्लियर। और ये अगर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, ग्रेविटी है तो ग्रेविटेशनल लाइंस होंगी, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होना ही है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल की भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हालांकि कई जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, वहां भी पोटेंशियल होता है, ये हमने डिस्कस पहले किया है, उसका भी वीडियो में अलग से अपलोड कर दूंगा। तो हमने ये माना कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल क्या है, V। तो किसी स्फेरिकल कंडक्टर में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन रेडियस, ये अपने पास है। तो V की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये तो आपको पता ही है सिंस Q = CV, तो जहां Q है वहां पुट कर दिया CV/A। तो देखो V से V कैंसिल हो गया, और जो C की वैल्यू आई ये कितनी आ गई अपने पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ये अपने पास जो वैल्यू आई वो C की वैल्यू आई, ठीक है। और यही C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। आप देखो यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और A भी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि A क्या है, रेडियस ऑफ कंडक्टर। तो यहां से क्या हो जाएगा, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी, कैपेसिटी होगी, ठीक है। अब पता चला कि कोई क्रिकेट देखने वाला होगा वो कहेगा अच्छा ये बात है, क्रिकेट की बॉल छोटी होती है, फुटबॉल की बड़ी होती है, इसीलिए फुटबॉल की कैपेसिटी ज्यादा है, ज्यादा उसके फॉलोअर है, क्रिकेट की बॉल छोटी है इसीलिए उसके फॉलोअर काफी कम है। पता चला वहीं बगल में गांव का लड़का कहेगा हाँ यार तभी हम सोच रहे हैं कि छोटे वाली शीशे की गोली होती है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इसकी कैपेसिटी क्यों कम है, इसको और भी कम लोग खेलते हैं। तो जितना ही बड़ा स्फीयर कैपेसिटी क्या हो जाएगी, उतनी ही बड़ी होगी। अच्छा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का जो ग्राफ होता है आपको तो पता ही है, y और x का ग्राफ ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो क्लियर है कि c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का भी जो ग्राफ होगा ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। जितनी ज्यादा रेडियस उतना ही ज्यादा कैपेसिटी चार्ज स्टोर करने की। अब बात क्या आती है कितनी, ये तो पता चल गया रेडियस बड़ा होगा तो कैपेसिटी बड़ी होगी, लेकिन अभी भी ये जो क्वेश्चन है जो हमने शुरू में बोला था कि आपके पास जो फैराड होता है वो काफी बड़ी यूनिट होती है, वो कैसे, तो इसको हम यहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। C की वैल्यू हमने रख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है।
तो एक काम करते हैं 1 फैराड लेते हैं सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू हमने ले लिया 1 फैराड, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ मीटर। ये ए की वैल्यू है। अच्छा ये बताइए रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है ये होता है 6.4 × 10⁶ मीटर, और 1 फैराड का अगर कोई कैपेसिटर है तो उसकी ए की वैल्यू है 9 × 10⁹ मीटर। अब सोच लीजिए कितना होगा, यानी कि ए जो है वो क्या है मच ग्रेटर देन टू रेडियस ऑफ अर्थ। बात आई समझ में? यानी अगर 1 फैराड कैपेसिटी का एक स्फीयर ले तो स्फीयर अर्थ के रेडियस से भी देखो कितना बड़ा होगा। बात आई समझ में? काफी बड़ा होगा, ये कंडीशन है। इसीलिए हम मानते हैं कि जो फैराड हमारी है वो क्या है काफी बड़ी यूनिट है, और हम क्या करते हैं माइक्रो फैराड या पिको फैराड हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर या कंडक्टर। तो देखो बेटा इसकी डेरिवेशन बिल्कुल सेम होती है, चाहे कैपेसिटर की बात करें या कंडक्टर की बात करें। तो हम उसकी बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड कैसे होगा, क्या कंडीशन। एनर्जी स्टोर की बात कर रहे हैं तो ये कितनी होगी, तो देखो ज्यादातर केस में एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होती है वर्क डन के। ऐसे सिंपल एग्जांपल कहा जाता है कि एक हमने स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग को हमने खींचना शुरू किया या कंप्रेस भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो अगर स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें दोनों में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क करना पड़ेगा। अब अगर वर्क कैसे करना पड़ेगा आप ये भी पूछ सकते हो। तो स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, तो हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, ये वर्ड अगर बोलेंगे तो गलत होगा। अगर फोर्स है और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से फर्क नहीं पड़ता, फोर्स की वजह से है तो फिर वर्क माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी कहीं पर बैठा है, आप भी उसके बगल में बैठे हो, छोटी सी दीवार है वहां पे आप बैठे हो, मान लो कि यहां पे ये एक दीवार है और यहां पे 2 लोग बैठे हुए हैं पैर लटका के, ऐसे बैठे हैं, 2 लोग हैं यहां पे ए और बी, ठीक है। अब गलती से क्या हुआ कि इनका बैलेंस बिगड़ा और ये यहां नीचे गिर गए, तो आदमी क्या कहेगा कि यार ये जो बी है नीचे गिर गया, ये तुम्हारा काम है, कहेगा? नहीं कहेगा, क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है। लेकिन पता चला यही आए और इनको ढकेल दिया, मतलब फोर्स लगाया और फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फिर हम कहेंगे कि यार ये तुम्हारा काम है, तुमने गिराया इसको, ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि अगर फोर्स है और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क होगा, ठीक है। यहां पर भी सेम कंडीशन है। अच्छा, वर्क जाएगा कहां, पहले भी बात कर लें। तो स्प्रिंग की बात कर रहे थे, स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे, स्ट्रेच करते हुए फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क हुआ। तो वर्क कहां जाता है, तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये कंडीशन होती है। अब थोड़ा सा यहां देखिए आप क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई
स्फेरिकल कंडक्टर है, इसको हमने चार्ज दे दिया, इस पर जो चार्ज है वो कितना है, Q। अब हम चाह रहे हैं कि यार एक काम करते हैं, यहां थोड़ा सा चार्ज स्मॉल अमाउंट में dq भेज रहे हैं, तो dq चार्ज अपने आप नहीं जाएगा, क्योंकि पहले से जो यहां बैठा हुआ है वो अपोज करेगा। होता भी है कहीं पर भी मैच वगैरह कुछ होता है तो आप लोग 4-5 लोग बैठे हैं आराम से सीट भर के, भले वो 6 लोगों के बैठने की, एक और आदमी आएगा तो आप आसानी से जगह नहीं देते हो, सिक्योरिटी गार्ड है कोई कहता है भैया साइड हो जाओ, तो फिर आप साइड होते जाओ, फोर्स यूज करता है, ठीक है, ये साइड हो जाओ भाई, इनकी सीटें बैठने दो, अदरवाइज आप नहीं चाहते हो कि आए। सेम कंडीशन यहाँ पे, जो पहले से चार्ज यहाँ पे हैं ये कभी नहीं चाहेंगे कि dq यहाँ पे आए, अब ऐसे भी लाइक है, b प्लस है, ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इस चार्ज को यहाँ भेज रहे हैं, भेज सकते हैं, हमने इस चार्ज को यहाँ भेजा, उस कंडीशन में हमें वर्क कितना करना पड़ा, dw, और हमने मान लिया कि इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, v। स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी क्या है, c। तो जो अपने पास फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन क्या है, dw। फोर्स की वैसे जरूरत है नहीं, हम लोग दूसरे से करें, फॉर्मूला अपने पास होता है वर्क डन इक्वल टू, बताइए, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये बेटर है, वो फ्लो में होता है ना, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, 99% केस में तो करते हैं, उससे भी कर सकते हैं, बट सीधा चला जाए तो बेटर है। तो वर्क डन इक्वल टू यहां पे हो जाएगा चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क डन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है क्या है, dq, ठीक है, चार्ज यहां पे क्या है, स्मॉल वर्क डन क्या है, dw, चार्ज क्या है, dq, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, v। अब अगर हम यहां पे बात करें तो q इक्वल टू क्या होता है, cv, ये हमारे पास है, तो क्लियरली हम यहां पे लिख सकते हैं dw इक्वल टू v के प्लेस पर क्या हो जाएगा, q अपॉन c dq, ये अपने पास होगा, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर लें इसको, dw इक्वल टू 1 अपॉन c q dq। अब स्टार्टिंग में चार्ज 0 है, तो जब यहां पे चार्ज है ही नहीं तो हमने कुछ वर्क भी उस समय नहीं किया था, वर्क कब करना पड़ा, चार्ज को भेजने में, अब चार्ज ही नहीं है तो वर्क आएगा 0, लेकिन जब टोटल चार्ज हमने q दे दिया तो वर्क डन क्या हो गया, w, और एक इसके इक्वल होगा, u के इक्वल या w भी लिख सकते हो, ये क्लियर है। जैसे आप ये मानते चलिए कि अगर हम बात करें इस चीज की कि जब यहां पे चार्ज 0 है तो वर्क डन भी क्या है, 0, तो एनर्जी भी क्या होगी, 0, है ही नहीं एनर्जी। लेकिन जब हमने क्या किया कि यहां पे Q चार्ज भेज दिया तो हमने मान लिया कि जो एनर्जी है वो कितनी हो गई, U, जो कि W के इक्वल होगी, जैसा कि हमने बताया ना स्प्रिंग के केस में, अगर स्प्रिंग को पुल कर रहे हैं तो हमने फोर्स भी लगाया, उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, मींस वर्क हुआ, वर्क कहां गया, तो एनर्जी के फॉर्म में स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गया। सेम कंडीशन यहां पर भी है, पहले यह चार्ज 0 था तो वर्क भी हमने क्या किया था यहाँ पे 0, लेकिन बाद में चार्ज टोटल Q जब ट्रांसफर कर दिया तो फिर कितना हो गया, W के इक्वल हो गया, और उसको U से भी डिनोट करते हैं, तो dW का यहाँ पे क्या हो जाएगा, W फ्रॉम 0 टू U इक्वल टू 1 अपॉन C Q
पावर में 1 ऐड करते हैं और फिर इसी 1 से डिवाइड कर देते हैं फ्रॉम 0 टू q। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 1/2c, और ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर फ्रॉम 0 टू q। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, u इक्वल टू 1/2c q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो फाइनली जो अपने पास हो गया u इक्वल टू, ये कितना आ गया q स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, अब एक तो ये हो गया, और आपको पता है q किसके इक्वल होता है, cv के। तो u इक्वल टू यहां से क्या होगा, cv का स्क्वायर अपॉन 2c, यानी ये हो गया c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c, ये कैंसिल हो गया और यहां पे आ गया हाफ cv स्क्वायर। तो ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड की कंडीशन। ठीक है, अब ये आपका एक तरह से इंट्रोडक्टरी पोर्शन है। ठीक है, कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है, इसके अलावा स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी, फैराड हमारी बड़ी यूनिट होती है कैसे, और एनर्जी स्टोर की कंडीशन हो गई हाफ cv स्क्वायर। अब एक चीज और आपको बता दें, थोड़ा सा अगर इसको आप और थोड़ा डिटेल में देख लो, एक दो चीजें और इसमें बताऊंगा कि हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की, तो u इक्वल टू कितना, हाफ cv स्क्वायर है ना। अगर हम इसको देखें तो u हाफ cv स्क्वायर यही है ना, और स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं q इक्वल टू cv, q इक्वल टू cv। तो जब इतना पढ़ते आ रहे हैं तो थोड़ा यूज भी कर लें। यूज इसमें क्या करेंगे हम, हाफ c को आप यहां पे बाहर कर दो, और एक v को भी इसके साथ मिला दो, ये v स्क्वायर है ना ये, तो c इंटू v कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो पढ़ते आ रहे हैं ना, तो q इक्वल टू c इंटू v, ये तो पढ़ते आ रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ q इंटू v। अब देखो जो वर्क डन होगा, एनर्जी हो क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन यार यहां तो 1/2 आ गया, हो गई दिक्कत। तो cv हो गया। अब क्या किया जाए, हाफ को आ गया, क्या जरूरत है हाफ की। तो एक्चुअल में आपको बताएं बेटा, जैसे मान लो ये कोई भी कैपेसिटर है और इसको आपने किसी बैटरी से एनर्जी दिया, तो बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करती है वो QV के इक्वल ही होता है, W इक्वल टू QV। लेकिन ये जो कैपेसिटर है केवल 50% एनर्जी ही स्टोर करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, सेल और सोर्स, तो W इक्वल टू QV के इक्वल होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, तो ये होता है हाफ QV। ठीक है, 50% ही स्टोर करता है, तो 50% कहां जाता है, तो देखो सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादातर एनर्जी जो लॉस होता है वो किस फॉर्म में होता है, हीट के फॉर्म में। तो हमें मान के चलेंगे कि 50% एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, 50% एनर्जी लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट, ये कंडीशन आती है। तो क्लियर है, यानी अगर कहा जाए कि एनर्जी और Q इनका ग्राफ, तो थोड़ा सा आप देखिए यहां पे,
U जो होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। यहां से देखें, क्योंकि 1/2 क्या है, कांस्टेंट, और U क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये तो ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वही दूसरे फॉर्मूले पर जाओगे, अगर आपको हम दूसरे फॉर्मूले पर भेजें हाफ CV², तो थोड़ी सी कहानी यहां पे चेंज होती है। दोनों के ग्राफ की जब बात करेंगे तो हम लोग, अगर हम इसकी बात करें U = हाफ CV², और यहां पे क्या है, U = Q × V। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो U क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। अब सवाल यह है कि कब इस कंडीशन में होगा, तो अगर कहा जाए कि एक ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है, एनर्जी एंड चार्ज के केस में जब कैपेसिटर क्या कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो फिर हमारी ये कंडीशन आएगी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ होगा, ये हो गया U और ये हो गया Q, जो कि स्ट्रेट लाइन होगा, और यहां पर भी सेम कंडीशन आएगी, U ये हो गया और ये हो गया Q, और ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। लेकिन यहां पर जब कहा जाए कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर स्टोर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हाफ CV² की, तो उस कंडीशन में आपके पास ये कंडीशन आएगी। इसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं, एक्सिस चेंज होगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V², एक चीज और हमने आपको बताई थी, थोड़ा सा आप ध्यान रखो, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² का ग्राफ आ जाए, या x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y² का, मैथ्स वाले जानते हैं, जो बायो के स्टूडेंट हैं उनके लिए जानना जरूरी है। अगर दोनों पे पावर 1 है, देखो U पर भी और Q पर भी, U पर भी और B पर भी, तो ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। ये मत कहना यार स्ट्रेट नहीं है तो कर्व हो गया, यार इतना तो है। ठीक है, अब देखो यहां पे, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, U पर 1 C पर 1, फिर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन अगर x और y के बीच का जो ग्राफ है, इसमें x और y की कंडीशन क्या है, डिफरेंट है, इस पर पावर 1 इस पर 2, अगर क्वाड्रेटिक है, यहां पर भी देखो इस पर पावर n इस पर 2, तो फिर क्या होगा, तो फिर ग्राफ क्या होगा, कर्व होगा। अब कर्व होगा तो यार कर्व होगा तो बैंड तो होगा ना, पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, तो किस तरफ बैंड होगा, तो याद रखना जिस तरफ पावर कम होता है हमेशा उसी तरफ बैंड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पे x और y में पावर किसकी कम है, x की, तो फिर ये ग्राफ किधर बैंड होगा, y की तरफ। यहाँ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², पावर किसकी लेस है, x y की, तो ग्राफ कहां जाएगा, y की तरफ बैंड होगा। और अगर यहाँ पे हम देखें u और v का ग्राफ ड्रॉ करें, तो u और v में आप देखिए पावर किसकी कम है, यहाँ पे u की, तो ग्राफ इधर बैंड होगा। अगर गलती से आपने एग्जाम में ऐसा किया कि यार चलो हमने क्या किया कि यहाँ पे v लिख दिया और यहाँ पे u लिख दिया, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखो कि v और u है तो पावर किसकी कम है, u, तो ग्राफ जाएगा ऊपर जरूर, लेकिन बैंड होगा किसकी तरफ, u की तरफ। तो ये हमारे जो ग्राफ्स हैं ये हो गए, और एनर्जी स्टोर्ड हो गया। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटर होते क्या है, एक्चुअल में आपका चैप्टर वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।